एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो ना। जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 का वो चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करता है। यानी कि आवर्त सारणी को याद करके अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक भी डाउट यहाँ पर आपको नहीं रहेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फटाफट शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और जितना हो सकता है फटाफट फायर इमोजीज इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। चलिए, तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक जो कि आपका 4th चैप्टर है, हम 3 चैप्टर के वन शॉट कर चुके हैं। आज इसका हम फिर से नया वन शॉट करने वाले हैं, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्कोर बूस्टर सीरीज जो है उसका आज जो है वो 4th चैप्टर है। नीट और जेईई जो बच्चा क्रैक करना चाहता है इस साल, वो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहे जैसे उसको लगे कि यस मैं डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकता हूं। एक छोटी सी टिप आपको यहां पर मैं देना चाहूंगी कि अगर आप 45 मिनट की या 50 मिनट की मेरी जो क्लास है उसको लेने के बाद अगर 50 मिनट इसको वापस रिवाइज करते हैं तो 1/1 रेशो को आप फॉलो करते हैं, जो कि आपको आपके सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक ले जाएगा। सो प्लीज हर बच्चा अपनी टेबल कुर्सी जहां आप बैठते हैं उस पर एक 1:1 जरूर चिपका ले और देखें कि जितनी मिनट आपने टीचर से क्लास ली है, उन्होंने पढ़ाया है, उतना ही मिनट घंटे आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैं हमेशा कहती हूं बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन संभव नहीं है, तो जरूर करें। चलिए, तो ये आपकी आवर्त सारणी है डी एंड एफ ब्लॉक में, जिसमें आपको डी ब्लॉक आज और एफ दोनों ही पढ़ेंगे, पर डी ब्लॉक आपको याद होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। शक्ति, विकर्मण, फीको, निको, जिन, है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर डी ब्लॉक में लिखा गया है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर ये डी ब्लॉक की अगर आप बात करें तो यहाँ पर तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक, और आवर्त की बात करें तो 4 से 7 आवर्त जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, है ना। तो ये सबको याद होना चाहिए। यारी जड़ निब मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाए। ला हफ्ता यहाँ पर लेंथेनोइड था, यहाँ एक्टिनोइड्स हैं जो कि नीचे आ चुके हैं। ला हफ्ता वारे ओ सिर पत अग हग, रफ्तार डीबी सिंह भाई हंस मत देश राज कौन। करेक्ट है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये सब बच्चे इसको नोट करेंगे। हर बच्चा चैप्टर को शुरू करने से पहले एक्चुअली चैप्टर में क्या है उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चारों सीरीज जो है आप यहाँ पर लिख लें, मेरे साथ ही लिख लें, है ना। ये ट्रिक तो लिख दे सकती, विकर्मण, फीको, निको, जिन, यारी जड़ निब मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वारे ओस इरपत अगहग, है ना, रफ्तार डीबी सिंह भाई हसमत देश राज कौन। दैट्स इट, लिख लिया। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले परमाणु क्रमांक की बात करें तो बेटा 21 से लेकर 40-30 तक, है ना, 10-10 की सीरीज है, बहुत इजी है ये। 21 से 30 हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास क्या था, 39 था, है ना। तो 39 के बाद में क्या 38 था, 39 से 40-41 ये शुरू हो गया, फिर 72 से 80 हो गया, फिर 104 से 112 हो गया। ये जरूर याद रखें कि 21 से 30 स्कैंडियम वाली सीरीज है, 3D सीरीज है। इसको हम कौन सी सीरीज कहते हैं, दिस इज 3D, फिर 4D, फिर 5D और फिर 6D सीरीज। ओके, डन है, यस मैम। तो चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए ओके, मैंने पहले ही बहुत कुछ समझा दिया है ना, स्टार्ट कर दिया। ये सब पीडीएफ जो है क्लास का यदि चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़िए। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर लाइव कनेक्ट कर लूंगी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो, है ना। और यहाँ पर ही क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। चलो भाई, अच्छा, ओके 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 ओके, ये लीजिए सरकार। चलिए अब चले, ओके डन। तो फाइनली आप बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को ज्यादा शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे आप
लोगों के लिए बेनिफिट है, ताकि आपका अपना चैनल जो है सब बच्चों तक पहुंचे, हर क्लास बच्चों तक पहुंचे। हम एक क्लास को बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं वन शॉट में कवर कर रही हूँ, इसीलिए ताकि हर बच्चा जो है हर कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए, है ना। और केमिस्ट्री में बच्चों को लगता ही है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, मेरे को डर लगता है मैम, इसीलिए इन चीजों को आसान तरीके से विद क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। सो प्लीज इतना आप करें कि अपने स्टेटस पे डाल दे तुरंत, है ना, कि भाई मैम की क्लास आ गई है, बच्चों को शेयर कर दें, अपने स्कूल के ग्रुप वाले में शेयर करें, ताकि हर बच्चे को, फ्री तो पढ़ रहे हो भाई, है ना, दूसरों की भी हेल्प करो, है ना, हेल्प करके देखो इतना अच्छा लगता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। फिर आप फटाफट से चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, जितने भी बच्चे हैं सब सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, ये हमारा डी ब्लॉक है, यहाँ आपको बात कर चुके हैं हम, है ना। शक्ति वी कर मन फी को नी कु जिन, है ना, यारी जर निब मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। सही है, यस मैम, है ना। फिर लेंथेनॉइड था, फिर एक्टिनॉइड था, ला हफ्ता वा रे ओस इर ओस इर पत अग हग, है ना, आ गया। रफ्तार डीबी सिंह भाई हस मत देश राज कौन। क्लियर है, बात समझ में आ गई, यस मैम। तो इस तरह से आपको पूरा सीरीज याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात कही गई है जो आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है और हमें क्या पढ़ना है। चले, यस मैम। तो यहाँ लिखा गया है कि डी एंड एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये एस और पी के मध्य में है, दिख रहा है ना यहाँ पर, एस और पी के मध्य में है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस और पी में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एस और पी मध्य में स्थित है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक, दिस इज n-1 डी। अगर आप बच्चों को आवर्त सारणी पढ़नी है, थोड़ा अच्छे से पढ़नी है, तो इसी चैनल पर 11th क्लास का 3rd चैप्टर, है ना, तत्वों का आवर्ती गुणधर्म जो है, वो चैप्टर जो है वो चैप्टर मैंने करा दिया है, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं बढ़िया एकदम अच्छे से, ताकि ये डी एंड एफ ब्लॉक भी आपको समझ में आ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी सीरीज की यदि आप बात करें, 3D है, 4D, 5D और 6D सीरीज है जो आपको यहाँ पर हमने दिखा रखी है ना। दिस इज 3D, 4D, 5D और 6D, डन है। अब आता है एफ ब्लॉक के तत्व। बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ पर है ना, ये लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व जो होते हैं उन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं। भाई चल नहीं रहा है, क्या ही हो जाता है तुम्हारी तरह, कभी कभी ये ढीठ हो जाता है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये वाला सीरीज यहाँ पर आ जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्व हम आगे पढ़ेंगे तब करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। कल को आप में से बहुत होशियार बच्चे हैं, यदि मैम को तो खुद ही याद नहीं है ना, कह दो क्या फर्क पड़ रहा है। अब 15 साल से यही काम कर रही हूँ, तो तुम्हारी प्रामाणिकता तो नहीं चाहिए। चलो एफ ब्लॉक जो है बेटा इनर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर n-2f है ना, जबकि n-1 डी होता है ना, तो उसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं, डी कक्षक को, है ना, संक्रमण, है ना, और यहाँ पर संक्रमण तो इसके अंदर है, n-2 तो आंतरिक संक्रमण कहते हैं। चलो बात समझ में आ गई। तो आवर्त सारणी के नीचे अलग खंड है, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करता है। 4f जो श्रेणी होती है तथा 5f श्रेणी जो होती है वो क्या होती है, 4f 5f लेंथेनॉइड्स में माना गया है। सबको क्लियर हो गया एवरीबॉडी, जल्दी से फटाफट, यस मैम, सारे बच्चे
ओके, चलिए अब आ जाता है कि संक्रमण तत्वों की वास्तविक परिभाषा क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बताया गया है कि IUPAC शर्त के अनुसार परमाणु या आयन की मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक होना चाहिए। संक्रमण तत्व उन्हीं तत्वों को कहेंगे जिनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। अगर रिक्त डी कक्षक नहीं है, ऑफ कोर्स वो डी ब्लॉक के तत्व हैं, बट वो संक्रमण नहीं है, क्योंकि उसमें डी कक्षक पूर्ण पूरित है और वो क्या कर रहा है, उसमें एक से इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ही उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कह रहे हैं। तो यहां पर हो गया। उसके बाद हम अपवाद की बात करें तो यहां पर अपवाद है जिंक, कैडमियम और मरकरी, बिकॉज इनका जो डी कक्षक है, अच्छा यहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा गया है कि इनकी जो मूल अवस्था है और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 है और इसमें पूर्ण डी कक्षक पाया जाता है, यानी डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए एस, पी, डी और एफ की यदि मैं बात करूं, एस, पी, डी और एफ की बात करूं तो बेटा एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बता रही हूं ये पूर्ण पूरित हो जाता है इस कंडीशन में, है ना, पूर्ण पूरित, राइट। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये सारे कक्षक जो है वो पूर्ण पूरित हैं। डन। चले, इन्हें तकनीकी रूप से संक्रमण धातु नहीं माना जाता, लेकिन रसायन विज्ञान समान होने के कारण इनके साथ पढ़ा जाता है। कैरेक्टर्स जो हैं वो डी कक्षक के ही हैं, भले ही संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन उन्हीं की तरह धातु है, उन्हीं की तरह सॉलिड है, उन्हीं की तरह चमकदार है ना, विद्युत की सुचालक है। तो यहाँ पर ये करेक्टर्स की वजह से इन्हें इसके अंदर रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया है, बावजूद कि वो संक्रमण तत्व नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप बात करें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। दिस इज n-1d 1 to 10 ns 1 और 2। क्लियर है, 0 भी हो सकता है लेकिन 1 और 2 ये एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट, जो बच्चा देख रहा है तुरंत नोट करो कि यस मैम ये हमें याद है। चलो उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बच्चों आप सबको देखो, है ना, अगर आप इनको चेक करेंगे तो याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आप अपने हाथ पर D1 D2 लिखेंगे ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मान लो क्रोमियम आप देखो, है ना, तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम कितने पे आ रहा है? 4 पर आ रहा है ना, 1 2 3 और 4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब डी कितने पे आ रहा है? 4, तो D4। और कौन सी सीरीज है? 3, तो आगे लगा दो 3। ये हो गया इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना इजी है। तो किसी भी श्रेणी के वैलेंस, किसी भी तत्व का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखना है तो बहुत आसान है। कौन से वर्ग में है तत्व और कौन सी जगह पर आ रहा है, तुरंत मालूम चल जाएगा। क्लियर है? मैग्नीज 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। क्लियर जी? यस मैम। ओके, एग्जाम के लिए फोकस करने वाली बात है कि क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है चेंज होता है। जैसे हमने यहाँ 3d9 लिखा है, एक्चुअली यहाँ 3d10 4s1 होगा। वहीं अगर क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3d5 4s1, है ना। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इस वजह से हम इन्हें देखते हैं। देखो बेटा यहाँ लिखा गया है 3d5 4s1 3d10, हाफ फिल स्टेबिलिटी, फुल फिल स्टेबिलिटी। अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, पूर्ण पूरित। डन डनाडन डन। यहाँ पे भी एक चीज लिखी गई है, n-1d ns कक्षों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से एक कक्षक से दूसरे, यानी n-1d और ns कक्षक की बात करूं तो इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है वो बहुत कम है, कम ऊर्जा अंतर है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लाया ले जाया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके डन।
चलो जी, अब बढ़ती हूँ आगे। भौतिक और धात्विक गुण, है ना, जैसे कि अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर भौतिक और धात्विक गुणों को एक्सप्लेनेट किया गया है कि अत्यधिक कठोर होते हैं, उत्कृष्ट चालक होते हैं धातु के। वहीं गलनांक क्वथनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है, प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। इन सब का कारण क्या है भाई, ये बहुत अच्छे चालक हैं विद्युत के, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये कठोर होते हैं। इन सब का एक ही रीजन है, क्योंकि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि आपस में प्रबलतम बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ लिखा गया है इन सब का कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति। चलो यहाँ पर अलर्ट दिया गया है, जिंक, कैडमियम, मरकरी मुलायम होती है, इनके लिए गलनांक कम होते हैं क्योंकि पूर्ण D10 विन्यास के कारण इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मैग्नीज का गलनांक भी असामान्य रूप से कम होता है। चलो बात समझ में आ गई? यस मैम। आइए अब चलते हैं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये सबसे खूबसूरत, है ना, खूबसूरत, सबसे खूबसूरत ये करैक्टर है कि ये परिवर्तनशील है। कहते हैं ना कि व्यक्ति को हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, समय के अनुसार बदलना चाहिए, थोड़ा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे आपके लिए भी है, आप 10th से 11th में आए, 11th से अब 12th में आए, तो थोड़ा चेंज करो। ऐसे नहीं 11th चलो होम एग्जाम था, आपने कहा ठीक है चल रहा है, अब बोर्ड भी है, आप नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसी साल हमारा नीट भी या फिर जेई क्रैक हो जाए, तो उसके लिए अपने आप को बदलना होगा। जब व्यक्ति रिजल्ट हो जाता है ना, तो वहां पर चीजें ऐसी हो जाती है कि चीजें जब कठोर हो जाती है ना तो उन्हें तोड़ना ही पड़ता है फिर, और जब फ्लेक्सिबल होती है ना तो वो एडजस्टेबल हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को? तो लाइफ में हमेशा एडजस्टेबल बनना चाहिए, रिजिड नहीं, ताकि चीजें टूटे नहीं, समय खराब ना हो और हम उस समय का यूज करें। कमियां हर किसी में है, उनको एक्सेप्ट करो, उनको अपनी पावर बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, राइट। चलिए तो आइए, यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं क्योंकि यहाँ पर डी कक्षक रिक्त है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं वही तत्व दिखाएंगे जिनके पास रिक्त डी कक्षक होगा। डी कक्षक जिनके पास रिक्त होगा वही ये दिखाएंगे। तो यहाँ पर +2, +3, +4, +5, +6, +7, देखो बच्चों यहाँ पर आपको देखिए +3 स्टेबल है, +2, +3, +2, +3, +4, इस तरह से ये बढ़ती चली जाती है ना। एक एक सीरीज में एक एक तत्व बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर आकर ये +7 पर अटकेगा, फिर एक एक कम हो जाएगा, +6, +5, +4, +3, +2, इस तरह से गिरता चला जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ एक सीरीज दी गई है कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स के दान से +7 तक मैग्नीज जो होता है उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये रहा आपका मैग्नीज। डन है? क्लियर हो गया? प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स क्या है? देखो बच्चों, ये ट्रेंड पे क्वेश्चन आता है कि मध्य में सर्वाधिक अवस्थाएं, सिरों पर न्यूनतम, यानी कि मध्य में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। मैग्नीज की यदि आप बात करें तो मैक्सिमम उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता भी मैक्सिमम है, तो वो +7 तक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि मैग्नीज जो है उसके बाद में, मैग्नीज के बाद में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और पहले से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसीलिए सिरों पर न्यूनतम है और स्टार्टिंग में। डी ब्लॉक में भारी तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी होती है। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, ध्यान से देखना कि मोनोब्लेडम है ना, टंगस्टन, भाई साहब क्या है, टंगस्टन और क्रोमियम, इनकी यदि आप बात करें तो इसकी +4 है, इसकी भी 4 है, सॉरी 6 और 6। डन है? क्लियर है? तो सबकी अधिक स्थायी होती है ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्च, मोनोब्लेडम, टंगस्टन और क्रोमियम, ये याद रखनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके चले, डन। आइए बच्चों, अब हम चुंबकीय गुण और रंगीन आयन की बात करें तो चुंबकीय गुण क्या है?
अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जहां होते हैं वहीं पर ही आपको चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे कि लोह चुंबकत्व है ना, फेरो चुंबकत्व है ना, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक्स, ये सब आपको कब दिखाई देते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन जब युग्मन हो जाए तो क्या होगा? तो अनुचुंबकीय व्यवहार, जब अयुग्मित, बेटा अ है ना, इंग्लिश वाले बच्चे पैरामैग्नेटिक याद रखे भाई, पैरा का मतलब ये नहीं पेयर्ड, नो 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 नो, है ना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब अलग अलग, डाई मतलब दो, तो युग्मित है, ध्यान से, क्लियर है? तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करने के लिए उसका बोहर मैग्नेटोन कितना होगा उसको फॉर्मूला दिया गया है √NN+2। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलरफुल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर इस चीज को मैं बताती हूँ कि जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब बच्चों को याद रखना है ना। तो यहाँ पर बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू ना 1.73 है ना, 2.83 है ना, 3.87, 4.90, 5.93, ये वाली वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है ना। हर बच्चा जो है इसको ध्यान में रखे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, चले, दृश्य प्रकाश के अवशोषण से डीडी संक्रमण होता है। चलो, क्लियर हो गया। एग्जाम अलर्ट की बात करें तो D0 उदाहरण स्कैंडियम और टाइटेनियम, D10 जिंक और कॉपर आयन रंगीन और प्रतिचुंबकीय होते हैं। चले, क्लियर आ गई बात, समझ में आ गई। ओके जी, चलिए रासायनिक व्यवहार की बात करें तो केमिकल जो ट्रेंड्स होते हैं उनमें यदि आप बात करें तो बेटा चुंबकीय उत्प्रेरक के रूप में जैसे केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कल ही मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि अगर अमोनिया निर्माण करें तो N2+3H2 = 2NH3, तो वहाँ प्लेटिनम यूज होता है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है सॉलिड है, तो सॉलिड है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो इन क्रिस्टल्स में हम ये देखते हैं कि इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है। ये रिक्त स्थान पाए जाने की वजह से इन रिक्त स्थानों में क्या होते हैं, छोटे जो धातुएं होती है वो आ जाती हैं। जिनका आकार छोटा होता है जैसे अधातुएं, उनको ये क्या करते हैं, एज ए उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं, एक सरफेस ही प्रदान करते हैं रिएक्शन के लिए। तो यहाँ एज ए उत्प्रेरक काम करता है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये उत्प्रेरक के रूप में क्यों काम करता है, तो इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस का जो एरिया है वह ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आयरन और पैलेडियम डाइक्लोराइड। क्यों? छोटा आकार, उच्च आयनिक आवेश और लिगेंड से लोन पेयर स्वीकार करने के लिए रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। ठीक है, चलो संकुल बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास में रिक्त डी कक्षक होता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे K4FeCN का होल 6, तो ये एक संकुल बन जाता है। वहीं पर अगर अपन देखें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे परमाणु धातु क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थानों में फंस जाते हैं, अत्यधिक कठोर और चालकता बनी रहती है। बताया ना मैंने, बोरोन भी हो सकता है इसमें से, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन भी ये छोटे हैं अधातुएं जो आसानी से इनके अंदर घुस जाती है, इसलिए इन्हें अंतरकाशीय युग्म भी कहा जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण युग्म K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये हम कैसे याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे आता है पता नहीं, निर्माण की विधियां इतनी लंबी चौड़ी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। पूरा 12वीं का बच्चा है तो भी निर्माण की विधि पूरा नहीं पूछते हैं। K2Cr2O7 कैसे बनता है तो ये पूरा नहीं पूछता है, 2 रिएक्शन दे दी, इसमें निर्माण कैसे हुआ बीच में एक छोड़ दिया, उसको ऐसे पूछ लेते हैं ना। तो KMnO4 का निर्माण किससे होता है ये पूछ सकता है। K2Cr2O7 का निर्माण कैसे होता है, इसका रंग कैसा होता है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारंगी रंग का होता है, ये बैंगनी रंग का होता है। सिमिलर ऐसा ही रियल भी दिखता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ये भी अत्यंत प्रबल ऑक्सीकारक है। पीएच निर्भरता है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है। जब क्रोमेट में होता है तो रंग पीला और डाइक्रोमेट जब बनता है तो नारंगी हो जाता है। वहीं मैग्नीज Mn+7 में होता है तो रंगहीन होता है। वहीं Mn+2 में, ठीक है, अम्लीय माध्यम में ये क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं। वहीं पर आप देखेंगे
क्षारीय माध्यम में ये भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर Mn+7 को आप एसिड और बेस में देखें तो एसिड में देखोगे और बेस में देखोगे तो एसिड के अंदर Mn+2 रहेगा और बेस में Mn+4 रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भूरा और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या बेटा, कलरलेस, रंगहीन। ठीक है, चलो ओके डन। आइए जी, अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक आपको एकदम क्लियर हो गया, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डिप्थ में नहीं पढ़े। इनऑर्गेनिक को आपको बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पूरा डिप्थ में पढ़ना है और जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ना है, ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे, कोई भी कॉन्सेप्ट बीच में ना रह जाए। चले, तो एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एक दूसरे के साथ ही होते हैं ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ और तुम यहाँ पर लूटे, है ना। थापा यूनानी नेपाली, पुराने आम कब बिकेंगे, कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाओ मैडम, नोट लेकर आए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी शानदार ट्रिक बताइए। चलो फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में, है ना। तो कक्षक अगर आप बात करें तो 4f कक्षक इस सेक्शन में होते हैं। वहीं पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनॉइड की बात करें तो इनमें +3 स्टेबल होता है। वहीं पर रेडियोधर्मी होते हैं आकुंचन, तो रेडियोधर्मी केवल एक ही तत्व होता है, प्रीमिथियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आएगा। प्रीमिथियम जो है लेंथेनॉइड, क्या पूरे तत्व ही रेडियो सक्रिय होते हैं या फिर होते ही नहीं है, या फिर एक होता है? एक ही होता है जिसका नाम है प्रोमीथियम। लेंथेनॉइड आकुंचन के कारण इनका आकार कम हो जाता है, बिकॉज इनमें क्या पाया जाता है, लेंथेनॉइड आकुंचन यानी N-2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो नाभिक के बिल्कुल नजदीक होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। एक्टिनॉइड्स की बात करें, सिमिलरली हम बात करेंगे कक्षक का आकार इसी तरह का होता है, सेम आकार की बात है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ना। वहीं पर सामान्य जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेंथेनॉइड्स में +3 होता है, वहीं पर एक्टिनॉइड्स की बात करें तो बेटा +7 तक जाते हैं। सभी रेडियो धर्मी होते हैं। थापा यूनानी नेपाली, पुराने आम कब बिकेंगे। एक्टिनॉइड में जो है वो आकुंचन अधिक होता है। बच्चों यहाँ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कई दफा कि मैम जो अपने पास में क्या बोले रहे, लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं, तो एक्टिनॉइड कैसे अधिक हुआ, है ना। तो बेटा देखो 5f कक्षक है ना और 4f कक्षक है, ये और नजदीक चला जा रहा है, और नजदीक चला जा रहा है किसके, नाभिक के। जितना नजदीक होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, आकार उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्टिनॉइड्स में आकुंचन ज्यादा होता है, परिरक्षण फोर्स से भी दुर्बल होता है। चले ओके डन। लेंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम से आपको बराबर समझाया जा रहा है। लेंथेनॉइड आकुंचन का मतलब क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की यदि आप बात करें तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर आकर्षित करता है, जब परिरक्षण प्रभाव कम होता है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच प्रतिकर्षण है, और ये प्रतिकर्षण बच्चों पता है क्या है, इसे ही हम परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण का मतलब नहीं पता क्या? परिरक्षण का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक की रक्षा कर रहा है। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों से आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, उसे हम परिरक्षण कहते हैं। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण कम हो जाता है तो आकर्षण इनका बढ़ जाता है। ये आकर्षण ज्यादा है, ये कम है, तो इसकी वजह से नाभिकीय, इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। चले, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से लेंथेनियम से ल्यूटेटियम तक आयनिक आकार में लगातार कमी होगी। औरत में इलेक्ट्रॉनों का अत्यंत दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग डी शेल्डिंग इफेक्ट जानते हैं ना। कोई बच्चा बीएससी की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। पहला ही टॉपिक है बीएससी में, जो आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिससे ये बढ़ जाता है। तो नीट और जेई में ये जो है ना पूछते हैं 4D 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, बिकॉज ऑफ इनके मध्य क्या होता है, जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है।
क्योंकि इनमें क्या आ जाता है 4f कक्षक, D और F के मध्य जो D कक्षक है उसमें F कक्षक आ जाता है, तो इनमें लेंथ, इनकी जो आकृति होती है, त्रिज्याएं होती है लगभग समान, लेकिन रासायनिक गुण अलग होते हैं, बिकॉज एक D कक्षक का है और एक F कक्षक। चलो चलिए, तो यहां पर आ जाता है जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्याएं इसलिए समान है बिकॉज ऑफ इनमें 4f कक्षक आ जाता है। चलें जी, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग, ओ भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक दुनिया में अगर आप देखें तो अनुप्रयोग की यदि आप बात करें तो मिश्र जो धातु है ना, उत्प्रेरक की आप बात करें, मिश्र धातुएं जो होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं जो मिश्र धातुएं देते हैं, जैसे कि स्टील है ना, आयरन को स्टील, सिक्के जो है कॉपर और निकल, लैंथेनाइड में मिश्र धातु, नॉट मिश्र धातु, मिश्र धातु सिगार, लाइटर, बुलेट में प्रयुक्त होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते हैं, मोदी जी पहनते, वैसे ही जिगलर नाटा उत्प्रेरक, पॉलीथीन, हेबर विधि, अमोनिया, वॉकर प्रक्रम। जब कहीं घूमने जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके पर जो गार्ड्स लगे रहते हैं वो जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, अगर किसी ने कोई अटैक भी कर दिया तो वो उस पर नहीं लगेगा, है ना। वही फोटोग्राफी में जो है वो AgBr का उपयोग किया जाता है, बैटरी में मैग्नीज डाइऑक्साइड, निकल कैडमियम बैटरी भी होती है। आओ बच्चों क्वेश्चंस कर ले थोड़ा सा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन होगा, जल्दी बताओ। जलीय विलयन में कौन आयन कलरलेस होगा, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। स्कैंडियम जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है, लिखा है यहाँ पर। dd संक्रमण नहीं क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्रोमियम एक प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज एक प्रबल ऑक्सीकारक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा बच्चों आपके एग्जाम में डेफिनेटली। क्रोमियम जो है वो अपचयित होकर D3, है ना। यहां पर एक चीज है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको बताती हूं। अपने को एक ने बोला है, सामने से ही बोल दिया है कि ये अपचायक है। अपचायक का मतलब हो जाए दूसरों का अपचयन करने वाला, दूसरों का अपचयन करने वाला, ठीक, अपचयन करने वाला और स्वयं का ऑक्सीकरण। इसका मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा, है ना, अपने में से जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो Cr+2 अपचयित होगा D3 T2G विन्यास, यानी कि अब इसके पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो T2G में रहते हैं भाई, है ना। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT थ्योरी में आता है, बट ये आपको पता होना चाहिए। T2G और Eg कक्षक जब होते हैं तो T2G में 3 और Eg के अंदर कितने होते हैं, 2 कक्षक ही होते हैं, तो 3 कक्षक है, तो इसलिए ये अर्धपूरित हो गया, इसलिए प्रबल अपचायक है। दूसरा है मैग्नीज की बात करें तो D5, तो D5 तो अर्धपूरित है ही, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्लियर है। चलो जी, अगला प्रश्न है, जिंक कैडमियम को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। ऑफ कोर्स इनमें क्या नहीं है भाई, उच्च तापमान, बिल्कुल ठीक है। डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। रंगीन आयन बनाते हैं, नहीं। उत्प्रेरक नहीं, तो ये क्या संक्रमण होने के लिए अपूर्ण डी कक्षक होना आवश्यक है, तो इसमें क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें पूर्ण डी कक्षक पाया जाता है। मैग्नीज आयन का जलीय विलयन में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होगा, क्या है भाई 25 D5 4s0, 5 है तो 5 में 0.92, क्लियर है लगभग। चलो बच्चों, अब यहां पर आ जाता है जर्कोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या किसकी वजह से बच्चों, लैंथेनॉइड संकुचन की वजह से। क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ कि यस में। तो रसायन विज्ञान में अपवाद ही नियम बनाते हैं, बार बार रिवीजन करें और अपना स्कोर बढ़ाएं। चलो भाई, अब बढ़ती हूं आगे। ओके चलो, फाइनली डन हुआ। यहां पर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज आप मुझे यहां पर जरूर मैसेज करें और यहां पर इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है।
वहीं पर आप अपना मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैसेज करके मुझसे पीडीएफ लेंगे तो भी मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी। ओके राजकुमारों? यस मैम। चलो जी बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक। छोटा चैप्टर था तो कोशिश किया कि पूरा डिटेल में आपको समझा दे, बढ़िया से आपको पढ़ा दिया है। इसको रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई पर्सनली करूंगी, पर मैसेज करके पूछो जरूर। ओके, तो मिलते हैं फिर बच्चों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।